फ्रांस दौरे से ही जुड़ी खबरें। पेरिस में आज एक बड़ी कूटनीतिक और तकनीकी साझेदारी की झलक देखने को मिलेगी हम सभी को, जहां भारत और फ्रांस नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल भविष्य के एक साझा मंच पर एक साथ खड़े नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम विवाटेक 2026 में भाग लेंगे। यह आयोजन सिर्फ एक तकनीकी सम्मेलन नहीं है, बल्कि वैश्विक नवाचार इकोसिस्टम में भारत की बढ़ती भूमिका और यूरोप के साथ उसके गहरे होते सहयोग का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। विवाटेक को यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी मंच माना जाता है, जहां दुनिया भर के निवेशक, स्टार्टअप्स, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आते हैं। इस वर्ष के आयोजन में भारत की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय मंडप सबसे बड़ा स्थापित किया गया है। यहाँ न केवल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत को दर्शाता है, बल्कि भारत और यूरोप के बीच तकनीकी सहयोग की बढ़ती संभावनाओं को भी सामने लाता है। प्रधानमंत्री मोदी इसके अलावा भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। ये संवाद भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को और अधिक मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्रांस में भारतीय समुदाय की उपस्थिति भी काफी प्रभावशाली है। मुख्य भूमि फ्रांस में करीब 1,19,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं, जबकि फ्रांस के मुख्य भूभाग से बाहर स्थित क्षेत्रों में भारतीय मूल के 3,50,000 से अधिक लोग बसे हुए हैं। ये समुदाय दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु की तरह काम करता है, जो व्यापार, संस्कृति और सामाजिक संबंधों को लगातार मजबूत बना रहा है। इस यात्रा को भारत की वैश्विक तकनीकी नेतृत्व क्षमता, स्टार्टअप संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की विस्तार के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया की सबसे पुरानी रणनीतिक साझेदारियों में से एक अब तकनीक और भविष्य के नवाचार की नई इबारत लिख रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, आज भारत की डिजिटल ताकत और तकनीकी नेतृत्व की गवाह बनने जा रही है। पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े तकनीकी और स्टार्टअप महाकुंभ विवाटेक 2026 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस के संबंधों का ये नया अध्याय सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है, बल्कि भविष्य की नई वैश्विक चुनौतियों का तकनीकी समाधान भी है। भारत और फ्रांस के रिश्ते नवाचार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक सहयोग में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में इसी नवाचार और तकनीक की साझेदारी एक बार फिर देखने को मिलेगी। पेरिस में चल रहे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। विवाटेक की बात की जाए तो इंडिया एआई पार्टनर बना इस बार, तो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एआई सेक्टर में। और हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स क्रिएट हो गए हैं काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर से। काफ़ी एक प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। जो कोलैबोरेशंस हो रहे हैं विद यूरोपियन नेशंस इंक्लूडिंग फ्रांस एज वेल एज इटली, जर्मनी, जो भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में आई एम हैप्पी फॉर दैट। विवाटेक के मंच से भारत और यूरोप के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि भारतीय तकनीक दुनिया के हित में है। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो, जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय
सर्वजन सुखाय। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। मोदी जी आते हैं, काफ़ी अच्छे ट्रीटी साइन होती है यूरोप के साथ, फ्रांस के साथ, और बहुत गर्व की बात है ये। हमको बहुत ही सीरियसली लेते हैं लोग। पहले क्या था, हाँ अब इंडिया से वो ठीक है, अब तो ओके ठीक है, एक बहुत बड़ा देश है, हमारा इकोनॉमी इज ऑल्सो गॉट लॉट स्ट्रॉन्गर सिंस इज कम, तो आई फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ एक राजनयिक कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि नवाचार, निवेश, प्रौद्योगिकी और जन जन से संपर्क के जरिए भारत और फ्रांस संबंधों के अगले अध्याय को आकार देने वाला भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस यात्रा के तीसरे चरण के तहत पहुंच रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस। पहले चरण में जहां नीस से भारत इनोवेट्स के तहत इनोवेट विद भारत का मंत्र दिया गया, तो वहीं G7 में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को बुलंद आवाज दी गई। और अब विवा टेक के मंच पर पेरिस में एक बार फिर यूरोप के टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ जुड़ते हुए भारत के इनोवेशन की ताकत का ये मंत्र एक बार फिर प्रधानमंत्री साझा करेंगे और साथ ही यहाँ भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। भारत फ्रांस के बढ़ते रिश्तों की एक बानगी प्रस्तुत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा। पेरिस से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और विवा टेक 2026 में भारत पवेलियन में एक अनोखी पहल के जरिए भारत और फ्रांस दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में महिला शक्ति को भी बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। इस पहल में दोनों देशों के महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के 10-10 प्रतिनिधियों का एक समूह शामिल है, जो एक दूसरे के देश की यात्रा करेंगे। देखिए इन महिलाओं से डीडी न्यूज की बातचीत। एक कार्यक्रम के तहत 10 महिला स्टार्टअप्स यहाँ लाए गए हैं और फ्रांस की भी 10 महिला स्टार्टअप्स नवंबर में जाएंगे इंडिया। तो जो यहाँ आई हुई है महिला स्टार्टअप्स, उनसे बात करते हैं। It's very important that women also get a platform to be able to understand how to enter the European markets, and the best place to land is France because this year is the India-French Year of Innovation. भी हमें इतना बड़ा मार्केट एक्सेस मिल रहा है कि हम भारत में ही नहीं, भारत से पूरे दुनिया की तरफ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करा पाए। हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में हैं, हम ब्रेन मैपिंग करते हैं। Been working relentlessly to actually use this not only for a photo opportunity, not only as a gimmick, but also to really use it to have a real exchange, not only from France and India, but we intend to actually show that women on the world stage can do so much more. मैं एक इंडिया से मार्कटेक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो एक वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा, एंड मेरे लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट। आई हैव गॉट एन एक्सपोजर, मेरा गो टू मार्केट समझ में आ रहा है। आई हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को किस टाइप से अप्रोच करना है एंटायर सिचुएशन को। तो यहाँ आके पता चल रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, पहले इनोवेशन क्या है, और साथ में हम महिलाओं को ये जो इग्नाइट प्लेटफॉर्म मिला है, ये पहला कोहॉर्ट है महिलाओं के लिए, पर आगे जाके यही एक पाथ बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा और महिलाओं के लिए फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए। लेकिन स्टार्टअप के मंच से एक रिवोल्यूशन जो भारत में क्रिएट करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है, ये उसी का एक उदाहरण है। पेरिस में विवा टेक से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और पेरिस के विवा टेक में शामिल होने वाली भारत की सबसे युवा प्रतिभागी आन्या है, जो कि केवल 12 साल की हैं, जो कि अनस्टॉप स्टार्टअप के साथ आई हैं। आन्या से बात की हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा ने। विवा टेक में इंडियन डेलीगेशन में सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं आन्या, जो सिर्फ 12 वर्ष की हैं और यहाँ अनस्टॉप इसी स्टार्टअप के साथ आई हैं जो इनके फादर डेवलप कर रहे हैं। आन्या, क्या करता है अनस्टॉप? तो अनस्टॉप AI टैलेंट और एंगेजमेंट और हायरिंग प्लेटफॉर्म है। 850 मिलियन प्लस प्रोफाइल्स इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे Amazon वगैरह आजकल 10 मिनट में सामान घर पे भिजवा देती है, यही सेम काम अनस्टॉप हायरिंग के साथ कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे AI एजेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो एक सारे कैंडिडेट्स को ढूंढता है, एक उन्हें कॉल करता है, एक उनसे इंटरव्यू लेता है, और फिर एंड में कंपनी के पास अपना एक नया हायर आ जाता है और ह्यूमन बीइंग को कोई बोरिंग काम पार्ट नहीं करना पड़ता है। यानी कि जो जनरल कॉल्स की जाती है इत्यादि, वो सब नहीं करनी पड़ती है। अंकित जी, इसके पीछे लॉजिक क्या है? कहा जाता है ना कि हायरिंग एक मैन टू मैन होना चाहिए, मशीन का क्या काम? हमने क्या देखा है कि 50% से ज्यादा काम जो HRs का है
वो हायरिंग बोलते तो हैं लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जो उनका बहुत ज्यादा टाइम लेता है, रूटीन वर्क होता है, रूटीन वर्क वगैरह जो होता है। अब हमारे पास इतने सारे एआई एजेंट्स हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप सारा एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि आपका प्रोसेस क्या है, बाकी एआई एजेंट्स को हैंडल करने दो। और जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, वो भी नहीं कि आपका प्रोफाइल देखना है, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए आप बस इंटरव्यू लो और उसके बाद आप हायर करो। तो हम ना उस चीज में चेंज करना चाहते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि Amazon भी दिनों में डिलीवर करता था, अब वो क्विक कॉमर्स से 10 मिनट में हो गया। तो हमारी इंटेंशन यही है कि क्या हम 10 कैंडिडेट्स 10 किलोमीटर के अंदर जहां पे भी ओपनिंग है वो हम 30 मिनट में इंटरव्यू शेड्यूल करवा दें उनका। और अगर प्रोसेस कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं, उस प्रोसेस को आप छोटा कर दें, टाइम की बचत हो सके। तो कई नए आइडियाज हैं जो यहाँ पर हमें विवाटेक में भारतीय स्टार्टअप्स की ओर से देखने को मिल रहे हैं। विवाटेक में कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज, पेरिस। और आइए सीधे लिए चलेंगे आपको पेरिस, जहां हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे साथी संवाददाता ममता चोपड़ा और सुबिमल भट्टाचार्य, विशेषज्ञ आईटी और टेक्नोलॉजी। दोनों ही लोग इस समय पेरिस में ही मौजूद हैं। ममता, आपका भी स्वागत है, सुबिमल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ममता, बेहतरीन एक तरह से अनुभव आपके लिए भी रहा होगा जब आपने देखा कि भारत से 10 ऐसी महिलाएं अपने स्टार्टअप के साथ इस मंच पर मौजूद हैं। तो हम बात तो जरूर करेंगे कि इंडिया ब्रॉडकास्ट से लेकर विवाटेक तक का भारत का ये पूरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, अपने कई मोर्चों पर सफल होते हुए किस तरह से तकनीक के क्षेत्र में भारत की पहचान को मजबूत कर रहा है। लेकिन सबसे पहले उन महिलाओं के साथ बात करके आपको क्या अनुभव हुआ, क्योंकि महिलाओं को लेकर भारत में जिस तरह से G20 के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट को भारत ने एक बड़ी दिशा दी है, उस दिशा में आपको महिलाओं का उस मंच पे पहुंचना किस तरह का अनुभव बताता है? क्या रहा उन लोगों से बातचीत करके? ऋतु, ये कहना होगा कि हम जितना हम देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वैसा प्रयास शायद कहीं और नहीं दिख रहा। मतलब हम ना केवल महिला एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स को जब यहाँ लेकर आए जा रहे हैं, जो एक्सचेंज प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें ना केवल भारत की महिलाएं जो अपने फीलिंग्स शेयर कर रही थी हमारे साथ, बल्कि जो फ्रांस की महिलाएं जो नवंबर में भारत जाएंगी, वो भी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी। उनका ही कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रही थी कि आप लोग विमेन स्टार्टअप्स को लेकर जितना काम कर रहे हैं वो तो हमारे देश में भी उतना देखने को नहीं मिलता। मतलब महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री की जो सोच है वो अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने से लेकर उद्यमी बनाने तक की सोच अब सीमाएं पार करके अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंच गई हैं। और ये महिलाएं वो महिलाएं जिनका कहना है हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम देश के बाहर पहुंच जाएंगे अपने इस एक विचार के साथ। यानी इन 10 महिलाओं के माध्यम से ही देश अपनी तमाम आधी आबादी को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए अवसरों की कमी नहीं है, आप बस एक विचार लेकर उस पर आगे कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। और ये महिलाएं उसी सोच का नेतृत्व कर रही हैं। ऋतु जी बिल्कुल ममता, और ये विचार किस तरह से भारत में बड़े बदलाव लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये 10 महिलाएं जो पहुंची हैं इस मंच पर वो अपने स्टार्टअप्स के साथ पहुंची है। तो किस तरह से स्टार्टअप्स नए सॉल्यूशंस देते हुए, खासकर जो भारत से महिलाएं पहुंची हैं उस मंच पे पहुंच रही हैं, क्योंकि दुनिया अब इस मंच पे इन महिलाओं को देखेगी, उनके स्टार्टअप्स को देखेगी और किस तरह से वो बड़े बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि भारत को जब ये देखा जाता है कि तकनीक के मामले में भारत में एक लंबे समय पहले तक एक डिवाइड देखा जाता था और वो रूरल डिवाइड और अर्बन डिवाइड के तौर पे था, तो किस तरह से ये स्टार्टअप्स उस डिवाइड को भी कम कर रहे हैं और एक नई तस्वीर दे रहे हैं। यहाँ पर जो स्टार्टअप्स पहुंचे हैं उनमें ये 10 स्टार्टअप्स इंडिया फ्रांस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे इतर भी जो नीस में स्टार्टअप्स पहुंचे थे 120 डीप टेक, उनमें से भी 30 स्टार्टअप्स जो यहाँ लाए गए हैं उनमें भी कई महिलाएं हैं। उदाहरण के तौर पर प्रमात्रा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, उनसे जुड़ी हुई जो महिला है वो एक छोटी जगह से आती हैं। वो बाद में भोपाल में गई, लेकिन उससे पहले उनके जो परिवार है वो छोटे गांव से आता है भोपाल के, और वहाँ उनका ये मानना है कि मेरे मम्मा पापा को हिंदी बोलते थे, वो तो इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे थे। उनकी स्ट्रगल मैंने देखी कि उन्होंने डॉक्टरी की और अंग्रेजी सीख के आगे बढ़े, तो मुझे था कि मैं भी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करूंगी। जैसे सोचिए क्वांटम एक नई तकनीक है,
वो पहले डीआरडीओ के साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी, उससे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन अब नई तकनीक सामने आई तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी कि अब मैं स्टार्टअप पे काम करूंगी। परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, खासकर हमारे भारतीय परिवारों में जहां पर महिलाएं परिवार के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन प्रमात्रा के रिचा जैसी महिलाएं ऐसी हैं जो ये दिखा रही हैं कि हमारे पास आज के विश्व के सॉल्यूशंस हैं और नई तकनीक के साथ भी जुड़ना चाहती हैं। और ऐसे तमाम वो महिलाएं जो यहाँ आई हैं वो इसी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, डीप टेक के ही चूंकि नीस में तो बात हो रही थी, तो इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़कर काम करिए, क्वांटम पे जुड़कर, एडवांस कंप्यूटिंग पे जुड़कर काम करिए। कई को फाउंडर्स हैं, कई खुद ही अपना फाउंडर लेकर आई हैं। निरामय वाली हेल्थ सोल्यूशन दे रही हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, उनको लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर को हमें जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये तमाम क्षेत्र, अग्रणी क्षेत्रों के अंदर हमारी महिलाएं निरंतर काम कर रही हैं और ये 10 स्टार्टअप से इतर भी जो अपने बल पर महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं डीप टेक से जुड़कर, वो भी यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। ऋतु जी, ममता हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। सुबिमल जी, भारत विवा टेक में एक एआई पार्टनर कंट्री है, ऐसे में भारत किस तरह से अपनी एआई क्षमताओं को, डिजिटल इनोवेशन को शोकेस कर रहा है और आप कैसे दोनों मंच को अलग भी देखते हैं? भारत की तकनीक के लिहाज से एक बड़े मंच, लैब टू मार्केट के लिहाज से इंडिया, भारत इनोवेट से लेकर विवा टेक तक। तो जी, यहाँ माहौल ऐसा है कि हमारे जो भारत की मुल्क की जो टेक के लोगो है सारे हर जगह में इस वक्त देखा जा रहा है। होटल में आप बैठी है तो तब देखते हैं कि वो टीसीएस के लोग या इन्फोसिस के लोग आपस में बातचीत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो विवा टेक इवेंट है ये 2016 में शुरू हुआ था, जो टेक्नोलॉजी और उसकी इनोवेशन को लेके था, और ये 10 साल में जो दर्शाया इस इवेंट से, उसमें से बहुत सारे इनोवेटर्स अलग अलग जगह से, यूरोप से भी आए हैं। और इसके साथ हमारे जो भारत के मुल्क की जो टेक एक्सपर्ट्स या स्टार्टअप्स या फाउंडर्स जो कुछ दिन पहले नीस में भारत इनोवेट्स में अपना स्टॉल्स लगाए और इसके बाद डिस्कशंस, पार्टिसिपेट के सेमिनार्स में, और अब जो यहाँ 30 वही से जो आए हुए हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त जब कोऑपरेशन की बात हो रही, जो ट्रस्ट की बात जो प्रधानमंत्री दोहराता है हमारा, ये जो है ट्रस्ट इकोसिस्टम में, जहाँ टेक में ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट से ज्यादा आगे बढ़ा है, मुझे लगता है ये स्टार्टअप्स इसमें काम कर सकते हैं। और हाँ, हमारा जो, जैसे ममता जी बताया था कि हमारा जो आज का में कामयाबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और ओवरऑल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स में है, उसमें बहुत सारे इनोवेशन और छोटे छोटे स्टार्टअप्स की भूमिका रह जाते हैं, क्योंकि नए नए दिशा में जो बेस टेक्नोलॉजी उसको आगे लिया जा सकता है। इसमें जो फ्रेंड्स में बहुत जगह में गैप्स है। मुझे यहाँ विवा टेक और इसके साथ एक डिफेंस का जो शो था यूरोसेटोरी, जिसमें भी बहुत सारे टेक कंपनीज की प्रेजेंस है, लोगों से बातचीत करते हुए यही आता है कि जो इनके बहुत सारे गैप्स है वो हमारे स्टार्टअप्स इसके आज के दिन में कवर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री खुद अपने प्रेजेंस से दे रहे हैं, और इसके साथ साथ ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो इस गैप्स, ग्लोबल गैप्स जो देखा जाता है वो कर रहे हैं। और एक पहलू जो होते हैं कि हम हमेशा अमेरिकन कंपनी से, अमेरिकन इकोसिस्टम में देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो यूरोप में छोटे छोटे अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग फॉर्म्स की, अलग अलग एरियाज के फोकस है। जैसे आपने थोड़े पहले जेंडर के बारे में बात की, या इंक्लूसिविटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्शंस यूरोप में हो रहा है, और जिसमें हमारे स्टार्टअप कम्युनिटी के लोग जाके काम करते पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम अमेरिका का बाहर भी एक नॉन इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेक्टर में भी स्टार्टअप्स हमारा पार्टिसिपेशन कर रहा है, और उनका बड़ा रेस्पेक्ट है यहाँ पे, जो मुझे लोगों से बातचीत करके पता लग रहा है। जी हाँ ममता, बिल्कुल इसका एक तरह से भारत इनोवेट से लेकर विवा टेक तक का हिस्सा रही हैं। ममता, आप ही से जानना चाहेंगे किस तरह से भारत को आप इस मंच पे देख रही हैं? ये कहना होगा कि हम भारत में भी अपने जिस स्टार्टअप क्षमता के बारे में जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे, उस स्टार्टअप क्षमता की यहाँ पर धमक भारत में भी और विश्व में भी अब सुनाई दे रही है। हम बहुत डीप टेक से आम जन जुड़ा नहीं होता,
इस वजह से हमें शायद इसके बारे में पता नहीं होता। हम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम जानते हैं, जिनके ऐप्स या जिनकी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इन कंपनियों के नाम शायद नहीं जानते जो दरअसल ज़मीन पर इतना बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं। और ये हमारे स्टार्टअप्स में से कितने ही स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो विश्व में पहली बार एक तकनीक लेकर सामने आ रहे हैं, या जो विश्व की गिनी चुनी 2-3 कंपनियां हैं जिनमें उनका भी नंबर आ रहा है। और इस तथ्य से मुझे लगता है हम सबको रूबरू होना अत्यंत आवश्यक है कि अब वो दौर बदल चुका है। गुजरे ज़माने की बात हो गई है जब स्टार्टअप्स को स्ट्रगल करना पड़ता था। अब आपके पास पूरी योजनाएं हैं, आपके पास फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैंड होल्डिंग है सरकार की ओर से कि अगर आपके पास कोई नया विचार है जिसके भविष्य में उपयोगिता साबित हो सकती है तो सरकार आपको पूरा सहयोग दे रही है। बिल्कुल ममता, और यही कारण है सबसे कि बड़ा एक अनुभव जो हुआ वो यही हुआ कि हमारे डीप टेक कहीं पीछे नहीं है। बिल्कुल ममता, यही कारण है कि भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम पे आज तीसरे पायदान पर है। तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम भारत का है। सुविमल भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुविमल, जिस तरह से ममता ने कहा कि डीप टेक जैसी चीज को समझने की जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये मंच डीप टेक विशेषज्ञताओं का है। ये देखा जा रहा है कि आज के दौर में जब एआई और इनोवेशन और स्टार्टअप एक क्रांति दुनिया में लेके आ रहे हैं, उसमें ये जो तमाम बड़े देश, आपने यूएस का नाम लिया, इन देशों ने अपनी महारत हासिल की है और ये मानते हैं कि इनका वर्चस्व है। ऐसे में भारत जब यूरोप के इतने बड़े देश के साथ हाथ मिला के एक एआई और इनोवेशन के कितने बड़े मंच पर मौजूद है, बराबरी में है, तो भारत किस तरह का मैसेज दे रहा है डीप टेक को लेकर? भारत की प्रगति कितनी है? किस तरह से आप आंकते हैं भारत के कद को? सबसे बड़ी बात है रितु जी की एक समय ये कहा जाता था कि हमारे सिर्फ सॉफ्टवेयर में कामयाबी रही और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दुनिया भर में काम कर रहा है। कई जगह में एक इंसल्टिंग तरीके से पुलिस भी कहा जाता है। हम तो कहते थे कि वो हमारे एम्बेसडर्स रहे इतने साल, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन दुनिया के इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण रहे। और अपने देश में भी इन्होंने जिस तरीके से रेमिटेंस के हिसाब से या साथ साथ में जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आए उसमें बहुत योगदान इनके रहे। इन सबसे बड़ी बात है कि हम जो टेक्नोलॉजी की कर्व है उस कर्व के साथ साथ हमें भी अपने स्किल सेट्स में इम्प्रूव ला रहा है, रेनफोर्स कर रहा है। और इसलिए जहां सॉफ्टवेयर सर्विस इंडस्ट्री से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता दुनिया में बढ़ गए, हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज काफी सारे कर रहा है ग्लोबली। और जो स्टार्टअप्स आ रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके वो सारे नए नए इलाकास में काम करे। हेल्थ केयर में बहुत सारे स्टार्टअप्स हमारे वहां से है जो आज ड्रग डिस्कवरी या कैंसर की या अल्जाइमर की जो वैक्सीन की बात हो रही है उसमें काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जो हमारा अगर देश के हिसाब से एक स्टोरी को आप देखिए कि टेक किस तरीके से एक डेमोक्रेटाइजेशन की तरह हर जगह से लोग आ रहे हैं अपने आइडियाज से, इनोवेटिव आइडियाज से। और ये जो विवाटेक है जिसको शुरू किया गया था इसी आइडिया से, और जब हम भारत इनोवेट्स करके भी एक प्रोग्राम यही फ्रांस में कर पाए, और फ्रांस के भी हमारे साथ बहुत अच्छे संबंध है इस सिलसिले में कि किस तरीके से हम नए टेक्नोलॉजी और ये स्टार्टअप्स को एक मौका दे कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले और साथ साथ जो टेक की कर्व आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें हम कामयाबी रहे। जी, अंत में ममता सिर्फ आपसे कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? और ममता हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ सुविमल भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। जिस तरह से कह रहे हैं कि विवाटेक से भारत को एक नई मजबूती मिलेगी एआई और स्टार्टअप के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सुविमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ममता आपका भी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, देखते रहिए।